हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दीपावली का माहौल चल रहा है और सब लोग घर में साफ़ सफाई भी चल रहा होगा, हमारे यहाँ भी। और आज सुबह मैं इतनी साफ़ सफाई करके थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो हमारा मतलब कर्तव्य हो गया है। बाकी आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, इसलिए आज आपका नया चैप्टर जो है, आपका नया चैप्टर क्लास 10th का हिस्ट्री का आपका 5वां चैप्टर जो है इकाई 5 यूनिट 5 और अर्थव्यवस्था एवं आजीविका लेकर आया हूँ मैं। सब चैप्टर्स आप पढ़ ही रहे होंगे और बाकी सब कुछ अच्छा भी लग रहा होगा और शेयर भी कर रहे होंगे आप लोग, पूरी उम्मीद है मुझे। अब बात करते हैं चैप्टर पे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये भी थोड़ा थियोरेटिकल है ज़्यादातर, और चीज़ें मतलब थोड़ी समझनी भी हैं, थोड़ा मतलब फैक्चुअल चीज़ें भी हैं। और बाकी कुल मिला जुला के जो मैं इस चैप्टर के बारे में एक लाइन में बोलूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उद्योग पे चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कि पहले मतलब कि 17वीं शताब्दी में किस प्रकार के उद्योग स्थापित थे, उसके बाद औद्योगिकरण, जब औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन में, उसके बाद धीरे धीरे कैसे सारी चीज़ें मतलब कि डेवलप हुई। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, मतलब कि अगर मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ दुनिया में, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन सी समस्याएं आई, और उसके बाद मतलब कि उस चीज़ को उन समस्याओं को टैकल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और आज भी मतलब कौन कौन से चीज़ें प्रयासरत हैं उन सब चीज़ों, क्योंकि आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। मशीनीकरण तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम से आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जो पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म बिहारी स्कूल के माध्यम से, कि पहला हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात आ गई है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्रों के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म है आदि औद्योगिकरण, मतलब कि औद्योगिकरण के पहले की जो चीज़ें हैं, मतलब कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब मशीनीकरण हो गया दुनिया में, ठीक है, उसके पहले भी कैसी मतलब कि कैसे लोग उद्योग स्थापित, मतलब कि उद्योगों की स्थापना थी कि नहीं थी, या मतलब व्यापार किस माध्यम से होते थे। ठीक है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, जब मतलब औद्योगिकरण नहीं था, जब उपनिवेशवाद नहीं था, ठीक है, चाहे भारत में चाहे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, जो मशीनीकरण हुई है, उसके कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी कैसी थी, तो उन सब सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और एक एक करके हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे किताब में दिया हुआ है ये टर्म, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, मतलब कि औद्योगिकरण का जब दौर चला पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और भारत उपनिवेश हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत ने भी इस ट्रेंड को अपनाया। ठीक है, इस ट्रेंड को अपनाया, और भारत में भी जो फैक्ट्रियां हैं वो तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, मतलब कि ब्रिटेन जैसे पुर्तगाली जैसे ही आते हैं और ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है फैक्ट्री स्थापित करने की भारत में। लेकिन भारतीयों द्वारा भी इस ट्रेंड को कब अपनाया गया, और उसमें हम लोग नाम लेंगे बिरला, जो बिरला आज देखते हैं टाटा एंड बिरला, उसका हम लोग नाम लेंगे, जमशेदजी टाटा का नाम लेंगे। ठीक है, और बिहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय शुरू में औद्योगिकरण का। ठीक है, जब तक हम लोग मतलब कि आज़ाद हुए। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण जब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, या मतलब मशीनीकरण हुआ, उसके परिणाम कौन कौन से हैं। उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए पूरे दुनिया में, और कुछ बुरे परिणाम भी हुए। ठीक है, तो दोनों जो सिक्के के दोनों पहलू हैं, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर क्वेश्चन आता है, चाहे कोई अगर चर्चा करता है आपसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब कि सही प्रभाव, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ा या दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, तो उन सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 6 पॉइंट लिखा है, उस चीज़ को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब औद्योगिकरण हुआ, जब फैक्ट्री की स्थापना हुई, उसके बाद जो है मज़दूरों की हालत कैसी थी, और मज़दूरों की हालत में सुधार हुए या नहीं, या मतलब उनकी स्थिति और बदतर होती गई, या उनके जो अधिकार थे, उनके जो हक की लड़ाई थी, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अधिनियम या कौन कौन से योजनाएं आज भी लाई जा रही हैं, और पहले भी जो लाई गई हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मजदूरों की आजीविका में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट कि कुटीर उद्योगों का महत्व एवं उसकी उपयोगिता, मतलब कि जो
मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, या मतलब कि स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, मतलब कि जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो हथकरघे होते हैं, चाहे मतलब कि जो घर में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं छोटे छोटे, मतलब कि उनका जो है उनका महत्व क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है, आज भी उतनी ही उपयोगिता मुझे लगती है। और मतलब कि वर्ल्ड भी मतलब कि इस चीज़ की तरफ ध्यान देता है, लेकिन मशीनीकरण के युग में उसकी अपेक्षा की गई है, ठीक है। और उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उसका महत्व क्या है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे शुरू में अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा मैं बताने की, मतलब थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ से आप क्या वो लगाते हैं। अर्थ का मतलब होता है आपका, अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। यही कहते हैं अर्थ मतलब क्या होता है, धन, ठीक है। और उसी को मतलब कि कैसे अपने धन को, अपने मुद्रा को, या अपने धन को, या मतलब कि आप जो एक उससे रिलेटेड, मतलब कि धन से रिलेटेड, चाहे आज हम जीडीपी के टर्म बोलते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए या उसका मतलब कि अपने देश में प्रभाव लाने के लिए, मतलब कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि आमदनी है, उसको बढ़ाने के लिए, या मतलब अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है, जो व्यवस्था अपनाई जाती है वही है अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब कि धन से रिलेटेड जो भी व्यवस्था होगा, उसको कमाने के लिए, उसको इन्वेस्ट करके उसको दोगुना करने के लिए, या लोगों के जो रहन सहन की जो क्षमता है या मतलब आर्थिक परिस्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए जो भी व्यवस्था की जाएगी वो है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये आदि औद्योगिकरण क्या है। आदि औद्योगिकरण जो है, आदि औद्योगिकरण जो मैंने लिखा है, मतलब कि आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है, या पूर्व कह सकते हैं, या पूर्व कह सकते हैं। मतलब कि अभी औद्योगिकरण हुआ नहीं है, उसका मतलब कि प्रारंभ होने जा रहा है, या मतलब उसका आरंभ हो चुका है, ठीक है। औद्योगिकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। उसके पहले जो व्यवस्था है यही है कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सेक्टर्स 3 सेक्टर होते हैं। मैं वैसे इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा कि 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होता है आपके कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है, जो मतलब खेती से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में आती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह आती हैं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो तृतीयक, वो सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें कि आप मतलब कि जो भी सेवा करता है देश के लिए, जो भी मतलब कि ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, या मतलब कि जो भी टीचर वगैरह, चाहे मतलब जो भी सरकारी नौकरी करते हैं वो सब लोग सेवा ही करते हैं देश का, तो वो सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से तीन जो क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो जो आदि औद्योगिकरण के पहले की जो बात है, उस समय की बात है, उसमें क्या चल रहा है कि उसमें जो है कृषि प्रधान, सभी पूरा वर्ल्ड जो है कृषि प्रधान ही है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1700, करीब 1700 की बात कर रहे हैं। और भारत में आप लोग जानते हैं कि फैक्ट्रीज कैसे स्थापित हुई हैं। पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर कौन आया है, फिर अपना क्या बोलते हैं, डच आए हैं, फिर ब्रिटेन आया है, फिर फ्रांस आया है, ठीक है। तो इस तरह से चला है सीक्वेंस। तो इस तरह से चला है सीक्वेंस। वहाँ फैक्ट्री स्थापित होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित नहीं होते, क्योंकि उस समय भी औद्योगिकरण का युग है, लेकिन उस तरह की मशीनें जो हैं, उस तरह की मशीनें जिससे कि उत्पादकता जो है बढ़ जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लोग ज़्यादा मतलब कि अपना ज़्यादातर हाथों से, या मतलब कि मानव संसाधन जो होते हैं, मानव के हाथों के द्वारा कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे कोई भी व्यापार हो, वो मानव के द्वारा अपने हाथों से किया जा रहा है। चाहे मतलब खेती के द्वारा जो निर्यात किया जा रहा है उससे ही व्यापार हो रहा है, ठीक है। मतलब कि वही आदि औद्योगिकरण का युग जो है इसी तरह का है। मतलब ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं। मतलब ब्रिटेन में भी क्या बोला जाता है कि 80% लोग क्या थे उस समय, कृषि पर डिपेंड थे। और ज़्यादातर लोग जानते हैं कृषि पर डिपेंड थे, तो मतलब ज़्यादातर लोग किसानों के हाथ में ही, चाहे गाँव में ही जो छोटे छोटे मतलब कि उस टाइप से उद्योग नहीं कह सकते हैं, मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हैं स्थापित हैं अपने, मतलब कि हाथ, मतलब जो घरेलू उद्योग होते हैं उस तरह से स्थापित हैं, और उसी तरह से काम चल रहा है। और
लेकिन इसी दरम्यान क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रथा आती है, गिल्ड प्रथा। ठीक है, गिल्ड प्रथा आती है ब्रिटेन में, मैं लिख देता हूँ, गिल्ड प्रथा। अब गिल्ड प्रथा का क्या है? गिल्ड प्रथा है कि मतलब कि जो ब्रिटेन में शहर में जो भी आधिपत्य था सूती उद्योग पे खासकर, ठीक है, जो आधिपत्य था वो सिर्फ और सिर्फ इन व्यापारियों का था। ठीक है, जो गिल्ड प्रथा चलाते थे और इन्हीं व्यापारियों का एक आधिपत्य था। ठीक, अब धीरे धीरे जब प्रोडक्शन मतलब कि जब चीज़ें बढ़ने लगी, मतलब कि जब आवश्यकता महसूस होने लगी इन लोगों को, धीरे धीरे जब जैसे जैसे आविष्कार होता गया, तो वैसे वैसे ये क्या करने लगे, वैसे वैसे ये गाँव की तरफ रुख करने लगे। इंग्लैंड के, ब्रिटेन के गाँव की तरफ रुख करने लगे। और वहाँ के किसानों से क्या किया इन्होंने, यहाँ किसानों से इन्होंने ये ज़मीन लेके, या मतलब उनका इस्तेमाल जो है उन्होंने एक मतलब मजदूर की तरह, या मतलब कि उस तरह से शोषण करके वो प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं आदि औद्योगिकरण युग में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एकाएक कि औद्योगिकरण का युग आता है, मशीनीकरण का युग आता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं जो एक बाढ़ आती है आविष्कार की। ठीक है, आविष्कार की, इनोवेशन की जो बाढ़ आती है, नए नए मशीनों का मतलब आविष्कार होता है, उसका एक युग आता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग आदि औद्योगिकरण से फिर औद्योगिकरण की ओर हम लोग रुख कर जाते हैं। ठीक है, तो औद्योगिकरण हम लोग, अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है यही पढ़ना है, औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर कोई पूछे और परिभाषा आपसे कि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, तो औद्योगिकरण की परिभाषा क्या होगी, तो जब मशीनों से, ठीक है, जब आप मशीनों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाएं, और मशीनों से आपकी उत्पादकता क्या हो, बढ़ने लगे, मतलब कि होने लगे। ठीक है, मशीनों से आप उत्पादन करने लगे अपनी चीज़ों का, अपने मतलब कि जो व्यापारिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप उनका जो है प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है मशीनों से करने लगे, मशीनीकरण हो जाए उनका, तो यही है आपका औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण इसी का मतलब होता है। तो औद्योगिकरण होने का मतलब मैंने बताया कि अभी एक बाढ़ सा आएगा। ठीक है, आगे जाके बाढ़ सा आएगा कि मतलब कि सारी चीज़ें जो हैं वो मशीनों से उत्पादित होने लगेंगी, तेज़ी से उत्पादित होंगी और मशीनों से। लेकिन अब क्या है कि कौन कौन से कारण थे, तो बहुत सारे कारण थे ऐसे, जैसे कि मैंने बोला कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। ठीक है, पहला जो चीज़ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, मतलब कि इसको कहते हैं इंग्लिश में, जान लीजिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, मतलब कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको नीड होगा किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा, आपके मन में क्या आएगा, उससे लड़ने की एक अलग कैपेसिटी आएगी। ठीक है, एक अलग कैपेसिटी आएगी, आपकी सोच वहाँ पे जाएगी कि इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं। अब यही हाल होता है ब्रिटेन में। शुरू में मैं इस चीज़ को डील कर रहा हूँ कि आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो ब्रिटेन में है उस समय जो चल रहा है 18वीं शताब्दी के आसपास आपके, ठीक है, मतलब 1700 से ऊपर, 1700 से ऊपर, हाँ कह सकते हैं। तो वो चीज़ें चल रही हैं कि ब्रिटेन में वो मुक्त व्यापार ये है, मतलब कि आप एकदम मुक्त हैं व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए बाहर के देश आ रहे हैं। ठीक है, उनसे क्या मतलब माल उठा रहे हैं, बेच रहे हैं, और सारी चीज़ें मतलब एकदम पूरा तरह से खुला व्यापार हो गया है वहाँ पे। ठीक है, उसी समय समझ लीजिए 1700 में, इसीलिए ब्रिटेन आगे है कि हम लोगों का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है अब होता है, और बाकी 1990s में हम लोगों ने मतलब कि उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाया 1990s में भारत ने। समझ लीजिए 40 साल बाद। अगर जाना ही था तो पहले ही जाना था, क्योंकि हो सकता था कुछ भला हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। उसी का हाल है कि आज जो चाइना है मैन्युफैक्चरिंग आज हब बना हुआ है, और भारत उसकी तरफ आज जाके रुख कर रहा है। ठीक है, उसकी मैं चर्चा करूंगा आगे चल के। लेकिन अभी जो समझने की चीज़ है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब कि अब वहाँ पे जो है व्यापार जब खुल गया, ठीक है, और क्या होगा, व्यापार खुलेगा तो सारे जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, आप एक समझ लीजिए कि आप एक मार्केट हैं। ठीक है, आपने एक मार्केट खोला और शुरू में आपने उसको मतलब बांध के रखा है, मतलब 5 ही 10 डीलर को आप उसका अनुमति दिए हुए कि आप ही ले सकते हैं। ठीक है, आप ही चीज़ें लेंगे हमसे। उसके बाद आपने एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है, आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी डीलर्स हैं,
चाहे अमूल का आप दूध ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरा में, मतलब अपने, मतलब मैं आरा का हूँ तो मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र में आपने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप हमसे आके क्या ले सकते हैं, माल ले सकते हैं, मतलब कि कुछ सस्ता दाम पे ही होगा, तभी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, और वो आने लगे और आपके पास क्या हो कि आपके पास दूध का शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, पैकेट्स का शॉर्टेज पड़ जाए, अमूल का जो ब्रांड है उसका शॉर्टेज पड़ जाए, तो ये सही नहीं होगा ना। तो यही चीज़ आगे खड़ी हो जाती है ब्रिटेन के सामने, और उसको लगता है, ब्रिटेन में लगता है लोगों को कि कहीं ना कहीं अब हमें, मतलब जो व्यापारी होते हैं उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, अब व्यापार के लिए तरीके ढूंढने चाहिए, मतलब कि जो मतलब प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो इसी का आविष्कार, अब इसी का चीज़ जो है, यही चीज़ जो है, नए नए मशीन का आविष्कार होता है। और नए नए मशीनों के जिक्र मैं करूँगा तो सबसे पहले जो व्यापार जो फैलता है ब्रिटेन से वो है सूती कपड़ों का, मतलब कि कपड़ों की कताई का, मतलब कि कपड़ों का ही व्यापार बहुत तेज़ी से फैलता है, वस्त्र उद्योग जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले तो धागे बनाने चाहिए, और धागा का क्या होगा कि धागे की कताई होगी, और कताई होगी तो कपड़े का निर्माण होगा, ठीक है। तो धागा जो बनता था उसके लिए कौन थे, उसके लिए आदमी ही थे, ठीक है, मशीन तो था नहीं। तो एक जो ये था जो कताई करने वाला, वो छः लोग जो धागा बनाते थे उन पे निर्भर था, ठीक है। एक व्यक्ति जो है 6 लोगों के धागे बनने तक का इंतज़ार करता था, और बहुत इंतज़ार करता था, मतलब कि धीरे धीरे अब मशीन आदमी ही है, तो आदमी मतलब आदमी धागा बनाते थे और फिर धीरे धीरे करके कताई होती थी। तो इस चीज़ का जो आवश्यकता पड़ा, यही आविष्कार हुआ। और नया तो पहला जो आविष्कार होता है वो आर्कराइट द्वारा होता है 1769 में। मैं बता दूं, सबसे पहले जो मशीन का आविष्कार होता है वो होता है आपका 1769 आर्कराइट, ठीक है। मैं मेन बताऊंगा, वैसे आपके किताब में सब कुछ दिया हुआ है। स्पिनिंग जेनी, लेकिन ये क्या है कि आर्कराइट ने जो ये मशीन का निर्माण किया स्पिनिंग जेनी का, ठीक है, स्पिन मतलब होता है मतलब कातना, ठीक है। तो उसका जो आविष्कार किया वो पानी से चलता था, तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था। उसके बाद जो आप देखेंगे 1970 में, 1 साल बाद आप देखेंगे हारग्रीव्स नाम के वैज्ञानिक, हारग्रीव्स, ठीक है, 1770 में हारग्रीव्स, ठीक है। ये भी एक स्पिनिंग जेनी का ही निर्माण करते हैं, लेकिन इसकी जो है काटने की क्षमता तेज होती है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का ही निर्माण करते हैं। वो स्पिनिंग फ्रेम था, ये स्पिनिंग जेनी है, ठीक है। वो स्पिनिंग फ्रेम था, ठीक है, और ये स्पिनिंग जेनी है। तो स्पिनिंग जेनी का निर्माण करते हैं और वो तेजी से कपड़ों को काटने का काम स्टार्ट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, जो औद्योगिकरण वाली, जो मशीनीकरण वाली जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं और तेज़ी से उत्पादन क्षमता बढ़ने लगती है। उसके बाद आप देखेंगे पावर लूम का निर्माण हो जाता है 1779 में, 10 साल बाद, मतलब करीब 9 साल बाद। पावर लूम का कार्टराइट जो हैं, कार्टराइट नामक वैज्ञानिक, वो ये करते हैं, इन्वेंशन करते हैं पावर लूम का, ठीक है। आज पावर लूम आज भी, मतलब बनारस में जाइएगा तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ बनारसी साड़ी और मतलब वस्त्र उद्योग वहाँ पे है, तो पावर लूम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, बिहार में भी कहीं ना कहीं। तो पावर लूम का निर्माण, उसके बाद आप सबसे बड़ा इन्वेंशन देखेंगे 1769 में। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है 1769 में, ये आपको जानना चाहिए, आपकी जुबान पर रहना चाहिए। 1769 में जेम्स वॉट, ठीक है, ये क्या होता है, जेम्स वॉट किसका निर्माण करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वाष्प इंजन का। और वाष्प इंजन के निर्माण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाता है, क्या मिल रहा है आपको, रेलगाड़ी मिल जा रही है, वाष्प इंजन, ठीक है। इंजन मिल गया और उसके बाद रेलगाड़ी आपको मिल जाएगी। रेलगाड़ी मिल जाएगी तो आपका व्यापार जो है और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप किस चीज़ से व्यापार कर रहे थे, आप नाव से व्यापार कर रहे थे, आप समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, स्थलीय मार्ग से भी अब रेलवे पटरी बिछाइए और तेजी से माल सप्लाई कीजिए। अब क्या था कि समुद्री वाले में क्या था कि भाई अब रेड सी होके, आप देखेंगे, आप मैप अगर देखेंगे तो यूरोप से होके अगर आपको एशिया आना है तो रेड सी होके, स्वेज नहर होके आपको आना पड़ेगा। और हो सकता है कि सोमालिया वगैरह में डाकू रहते हैं और वहाँ पे आप लूट लिए जाएँ, आपके जहाज़ लूट ली जाए। उसके बाद कंपटीशन में बहुत सारा था, औपनिवेशिक कंपटीशन। आप जानते हैं औपनिवेश के दौर में क्या था कि डच, पुर्तगाली
और फ्रांसीसी सभी लोग के पास मतलब कि उतनी शक्ति थी कि वो जहाज़ से या मतलब कि समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते थे। लेकिन ब्रिटेन में ये जेम्स वॉट का जो एक आविष्कार है, ठीक है, 1769 में जेम्स वॉट का जो आविष्कार है वास्प इंजन का, इसने कहीं ना कहीं एक क्रांति ला दी, ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ। और ये धीरे धीरे क्या हो गया, औद्योगिकरण बढ़ता चला गया। उसके बाद कोयला और लोहा मिलने लगा। उसके बाद आपको कोयला और लोहा आपको मिलने लगा। भारत में जब उपनिवेश फैला तो कोयला लोहा जो मतलब कि कच्चे माल हैं उनकी उपलब्धता जो है बहुत तेज़ी से होने लगी। इसके कारण भी ये भी एक कारण था जो औद्योगिकरण जो है बहुत तेज़ी से फैला, कहाँ पे, ब्रिटेन में। उसके बाद फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। अभी तक आप छोटे छोटे उद्योग मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे थे, छोटे छोटे व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या लगाने लगे, फैक्ट्री लगाने लगे, ठीक है। हर एक जगह जाके उपनिवेशवादी मतलब कि जो देश थे वहाँ पे भी और अपने यहाँ भी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो गई। उसके बाद सस्ते श्रम की उपलब्धता। अब सबसे भयंकर पॉइंट कि औद्योगिकरण में सस्ते श्रम की उपलब्धता क्या है, ये है कि जब मतलब कि उसके पहले जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, जब मशीनीकरण नहीं हुआ था, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, जब ये सब आविष्कार नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे वो किस पे डिपेंड थे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड थे, वो कहीं ना कहीं किसानों पे, मजदूरों पे और मतलब लोग मतलब कि डिपेंड थे। लेकिन अब जब मशीन आ गया तो वो क्या करेगा कि 5 लोगों का जो काम है वो एक मशीन कर देगा, ठीक है। लेकिन अब लोगों को तो वही ज़रूरत तो लोगों को अभी भी है, ठीक है, लोगों को ज़रूरत तो अभी भी है, मतलब पैसे की, ठीक है, कमाने की, रोज़गार की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो है फैक्ट्रीज़ में, जो फैक्ट्री की स्थापना होने लगी, तो फैक्ट्रीज़ में लोग क्या करने लगे, औने पौने दाम पे, मतलब कि कितना 50, मतलब कि मान लीजिए अब जो 100 रुपये मिल रहा था आपको मेहनताना, वो आपको 50 रुपये में, 25 रुपये में लोग राज़ी होने लगे, ठीक है। तो इसके कारण भी बहुत तेज़ी से मतलब कि सस्ते श्रम मिलने लगे, सस्ते मजदूर मिलने लगे, ठीक है। उसी समय आप देखेंगे, उसी दौर में आप देखेंगे कि भारत से बहुत सारे मजदूर जो हैं बेगारी के रूप में भी अफ्रीका, तो मॉरिशस, तो कहीं दूसरे जगह ब्रिटेन, तो कहीं ना कहीं भी शिफ्ट किए जाते थे और मतलब उनके से बेगारी कराया जाता था। मतलब बेगारी मतलब कि बिना पैसे के भी, और कभी कभी मतलब बंधुआ मजदूर के रूप में, और चाहे मतलब कि बहुत कम मेहनताना पे। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी थी, लेकिन उनके लिए जो औद्योगिकरण मतलब ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छी थी। उसके बाद यातायात की सुविधा, जो मैंने बताया कि जेम्स वॉट का जो आविष्कार है रेलवे का, उससे क्या हुआ कि जो है यातायात की सुविधा बढ़ गई और जो निर्यात का है जो दायरा बढ़ गया, ठीक है, 23। उसके बाद विशाल औपनिवेशिक स्थिति, इसने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि उत्पादन हुआ, ठीक है, उत्पादन हुआ तो व्यापारी अब क्या सोचने लगे, चाहे मतलब कि ब्रिटेन, चाहे मतलब कि जो भी देश व्यापार कर रहे थे, उनकी ये सोच हो गई कि आपको क्या चाहिए, अब मार्केट चाहिए, ठीक है, मार्केट चाहिए, कच्चे माल चाहिए, है ना, जहाँ पे आप बेच सकें। ओके, तो अब यही स्टार्ट हो गया यहाँ से कि भारत से ये जो भी उपनिवेशिक देश थे, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और वहाँ से क्या है कि कच्चे माल लेके और अपनी जगह ले आता था, अपने देश ले आता था, और वहाँ से जो है चीज़ें बनाकर, ठीक है, चीज़ें बनाकर और क्या करता था, यही भारत में ही बेच देता था ज़्यादा दाम पर। तो ये होने लगा। तो इस तरह से औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण का प्रभाव जो है के कारण जो है ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। ये थोड़ा सा आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं इसमें। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना मतलब किन दौरों से भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना हुई है। तो ये चीज़ जो है कि भारत में फैक्ट्री की स्थापना, तो मतलब वही मैंने बोला कि औपनिवेशिक जो शक्ति आए और जो औपनिवेशिक जो काल चल रहा था उसी समय से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और मैंने बताया भी पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांसीसी, ऐसे करके लोग आए। लेकिन जो मेन इंडिया का जो है आप देखेंगे तो भारत जो फैक्ट्री अधिनियम है, भारत फैक्ट्री जो है 1800, भारत में जो फैक्ट्री है 1851 में आती है, ठीक है। एक तरह से भारत में जो फैक्ट्री आती है, पहली फैक्ट्री 1851 में आती है, ठीक है। 1851 में पहला सूती मिल जो है, पहला जो सूती मिल है, फर्स्ट सूती मिल भारत में गठित मतलब कि स्थापित होती है 1851 में, यहीं से स्टार्ट होता है भारत में, ठीक है। उसके बाद जो है एक पारसी हैं, उनका नाम है
अजीब सा नाम है उनका, मतलब कि कावस जी नाना जी दादार ऐसे कुछ करके है, दाभार करके हैं। तो 1854 में वहाँ पे पहला कारखाना इनका स्थापित होता है, ठीक है। पहला कारखाना जो है स्थापित होता है 1854 में। 1851 में मतलब सूती मिल, फिर 1854 में दाभार के द्वारा क्या होता है, पहला कारखाना स्थापित होता है। उसके बाद जो होता है 1917 में कलकत्ता में हुकुम चंद जो होते हैं 1917 में, मतलब मैं बता देता हूँ, फैक्चुअल चीज़ें हैं लेकिन आपको मतलब थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी, ये रटने वाली चीज़ें हैं। 1917 में हुकुम चंद मतलब कि जो है वो फैक्ट्री की स्थापना वहाँ पे कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, जूट मिल की स्थापना करते हैं। फिर 18 में आप 1918 में देखेंगे पहला लिमिटेड कंपनी जो बिरला आज देखते हैं 1918 में, जो आज मतलब टाटा बिरला आप बात करते हैं, लोग बोलते हैं, तो बिरला की जो स्थापना लिमिटेड कंपनी जो है, फर्स्ट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, बिरला की 1918 में, ठीक है, 1918 में फर्स्ट लिमिटेड कंपनी। उसके पहले 1907 में जो है सबसे बड़ी बात कि आज जो हमारा बिहार झारखंड अलग हो गया है, लेकिन उस समय बिहार एक ही था। तो 1907 में आप देखेंगे, ठीक है, 1907 में आप देखेंगे, थोड़ा इसमें मिठा लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि 1907 में आप देखेंगे, 1907 में जमशेदजी टाटा, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर, आज जो झारखंड में जमशेदपुर है इन्हीं के नाम पर है। और वहाँ पे बिहार में उस समय पड़ता था, और साक्षी नामक जो जगह था वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की, मतलब स्टील कंपनी की स्थापना की। आज आप देखेंगे तो 7 फैक्ट्रीज हो गए हैं, स्टील कंपनीज हो गई हैं, लेकिन इसको ही आप याद रखेंगे 1907 में जमशेदजी टाटा, क्योंकि उस समय एक ही आदमी थे जो व्यापार के महत्व को समझता था और भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, जमशेदजी टाटा ने, और उन्होंने बहुत सारा रोजगार आज भी दे रहे हैं। आज भी जमशेदपुर जाइएगा तो बहुत सारे हमारे यहाँ के भी जो बंधु भाई हैं वहाँ पर जाके कमाते हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी, मतलब उसमें बिहार में था और आज झारखंड में है, तो वहाँ पे स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो इस तरह जो भारत में जो है दौर चल रहे थे, और आज 7 स्टील कंपनी जो हैं भारत में स्थापित हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब ये दौर चला आपका मंदी का, ठीक है, 1829-30 में आप देखेंगे मंदी का दौर चला। उस समय भी चीज़ें मतलब कि भारत के पक्ष में नहीं थी, या मतलब पूरे विश्व के पक्ष में नहीं थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो ज़्यादातर हम लोग क्या हैं कि कभी मतलब कि सभी देशों के साथ अपना स्थापित कर चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, FTA करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं से हम जुड़ गए हैं, ठीक है। और हमेशा आप देखेंगे किसी न किसी देश से हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक समझौता करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है चीज़ें अपनी चल रही हैं। तो फैक्ट्रियों की स्थापना जो है शुरुआत जो मैंने बताई, उसके बाद हमने ये जो पॉइंट बताया जमशेदजी टाटा वाला, और आज जो चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलेट करके आप अगर आता है कि भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना की एक संक्षिप्त टिप्पणी या मतलब कि विवरण दीजिए तो इसकी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे औद्योगिकरण के परिणाम की। तो औद्योगिकरण का परिणाम जो हुआ उसका सबसे पहला परिणाम होता है नगरों का विकास, ठीक है। औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ, आदमी के पास जो पर कैपिटा इनकम है, जो आमदनी है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। लोगों के पास पैसे आए तो लोग क्या हुआ, फैक्ट्री जो स्थापित हुई और फैक्ट्री स्थापित हुई तो लोग शहरों की तरफ मतलब नगरों की तरफ बढ़ने लगे, और वो जो गांव है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, नगरों में तब्दील होने और नगरों का विकास होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं कुटीर उद्योग का पतन, ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मैंने जो बोला आदि औद्योगिकरण का जो युग था वो कुटीर उद्योग का ही था, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री जब स्थापित होने लगी, जब मशीनीकरण होने लगा तो बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने लगे, और जो कुटीर उद्योग वाली जो चीज़ें थी, जो हस्तशिल्प वाली चीज़ें थी, जो हाथ से काम करके जो ये होता था, व्यापार होता था, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। उसके बाद साम्राज्यवाद का विकास हुआ, मैंने बोला उपनिवेशवाद का विकास हुआ। लोग मतलब कि मार्केट मतलब जो देश ज़्यादा प्रभावी थे, ज़्यादा बड़े थे, या मतलब कि विकसित मतलब कि उस समय जहाँ पर मशीनीकरण का दौर था या औद्योगिकरण का दौर था, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट लाया, उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया देशों को, और साम्राज्यवाद कहीं ना कहीं हावी होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, समाज वर्ग विभाजन। ये बहुत ही बड़ा मतलब ये दूसरा एक पहलू है कि चीज़ें अच्छी भी हो रही, नगरों का विकास भी हो रहा है,
लेकिन कुटीर उद्योग का पतन ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी इससे आ रही है कहीं ना कहीं, और लोग मजदूर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियों मतलब फैक्ट्रियों के गुलाम होते जा रहे हैं और सस्ते दामों पर काम करने के लिए मजबूर। ठीक है, उसके बाद साम्राज्यवाद का विकास ये भी सही नहीं है, समाज वर्ग विभाजन ये भी सही नहीं है। समाज वर्ग विभाजन क्या होता है कि जो समाज है दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक बुजुर्गा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब वही मजदूर वगैरह आ जाते हैं, और जो एक जो समाज होता है वो शोषण करता है लोगों का, मतलब जो व्यापारी हो जाते हैं, जो अमीर लोग हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं वो एक हो जाते हैं। तो इस तरह से समाज का वर्ग विभाजन हो जाता है। उसके बाद आप बात करेंगे फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। ठीक है, वही मैंने बोला कि अब फैक्ट्री जो हो गई तो उसके बाद अब जो किसान थे, जो छोटे छोटे किसान थे, उनका ज़मीन लेके और इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो अब उनके पास कोई रोज़गार रह नहीं गया, किसानी का काम रह नहीं गया। चाहे छोटे छोटे जो लोग कुटीर उद्योग थे वो तो ख़त्म हो चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के मजदूर, फैक्ट्री के जो वो लोग थे वो फैक्ट्री में जाकर काम करने लगे, वही मैंने जो बोला, औने पौने दामों पर, और उनकी मजदूरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद स्लम पद्धति का शुरुआत। आज स्लम पद्धति आप देखते ही हैं, स्लम्स जो होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स जो कहलाते हैं। ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने का कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब कि अब नगरों में जाओगे तो अब कहीं ना कहीं आपको लिविंग स्टैंडर्ड जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, और चीज़ें आपको जो आवश्यकता है उसके लिए आपको घर की भी आवश्यकता है, लेकिन आप उस तरह से आप मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे गांव में आप रहते हैं तो आप आज ही आप देख लीजिए, आज बहुत बड़ा ये एग्जांपल है आपका, जब पेंडेमिक में जब मज़दूर वहाँ पे मतलब जो रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से ही आप मान लीजिए, बिहार से ही मान लीजिए, जो लोग गए थे वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं की गई? कोई सुविधाएं नहीं की गई। ठीक है, वो लोग कैसे कैसे करके आए, बाद में सुविधाएं की गई, सरकार ने किया, लेकिन पहले नहीं की गई, और कितने लोग मारे भी गए। तो वही चीज़ है, वहाँ पर स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई, और कहीं ना कहीं लोगों का जो है तरीका जो रहने का है, छोटे छोटे घरों में, या मतलब कि बहुत कंजस्टेड तरीके से वो लोग रहने लगे। तो इसकी भी शुरुआत औद्योगिकरण का ही है, औद्योगिकरण का इम्पैक्ट ही है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ, जब मशीनीकरण हुआ, तभी से ये चीज़ स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मजदूरों की आजीविका। अब वही हो गई बात कि जब फैक्ट्री स्थापित हो गया, मैंने बोला कि फैक्ट्री जब स्थापित हो गया तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आई, ठीक है, कि जो पहले से लोग काम कर रहे थे, जो पहले से लोग, जो छोटे छोटे किसान थे, चाहे जो लोग हाथ से काम कर रहे थे, जो हैंडलूम वाला काम, मतलब कि हैंडलूम वाला काम कर रहे थे, ठीक है, चाहे जो लोग मतलब कि अपने हस्तशिल्प या मतलब कि हथकरघा उद्योग, मतलब जिसमें भी लगे हों, ठीक है, उन सब चीज़ों से काम कर रहे थे अपने, और अपना पेट भर रहे थे, ठीक है, अपना जीवन यापन चला रहे थे। उनके साथ स्थिति क्या खड़ी हो गई कि उनके पास ना नौकरी रहा, ठीक है, और ना पैसा ना कुछ भी, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि इनकी आजीविका चले तो चले कैसे, ठीक है। तो इनके पास यही रह गया कि आप फैक्ट्री में काम कीजिए सस्ते दामों पर, ठीक है, और आपका जो है, आपका दूसरी तरफ इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इनके साथ शोषण भी होता था। इनके हक की बात करने वाला कोई नहीं था। तो इनके हक की बात करने वाला कोई नहीं था। जो भी कानून थे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज का ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है कि 1832 में एक सुधार अधिनियम आता है। इनके आंदोलन, मतलब 1750 के करीब आपका क्रांति हुआ है, मतलब औद्योगिकरण हुआ है, और 1832 में जाके कहीं 50-70 साल बाद शोषण होने के बाद 1832 में क्या होता है, मजदूर अधिनियम आता है। लेकिन उसका कोई वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान मजदूरों के लिए सहायक नहीं होती हैं। उसके बाद 1918 में जाके ब्रिटेन में सभी को वयस्क मताधिकार, वहाँ पे 1832 में नहीं होता है, 1912 में जाके 1918 में जाके वयस्क मताधिकार मिलता है इंग्लैंड में सभी लोगों को, ठीक है। और कहीं ना कहीं शोषण तब तक जारी रहता है, मतलब महिलाओं के साथ, महिलाओं को तो वेतन भी नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है, बेगारी करवाया जाता है, बच्चों को भी फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, शोषण वाली चीज़ें, मतलब करीब 100 सालों तक, ठीक है, 100 से 150 सालों तक ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत, चाहे जितने उपनिवेश थे सारी जगह, ठीक है। ब्रिटेन अपने यहाँ भी करता था, फिर अफ्रीका में, फिर मतलब एशिया में, सब जगह वो उसका यही काम था। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद मजदूर दल की सरकार बनती है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मजदूर दल की सरकार बनती है, और वो इस समस्या को समझती है, क्योंकि वो मजदूरों का सपोर्ट करती थी वो दल, ठीक है, वो राजनीतिक दल। और
वहाँ पे अच्छे मतलब कानून आते हैं, सुधार किया जाता है धीरे धीरे। उसके बाद आप देखेंगे 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आता है भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। 1881 में फैक्ट्री एक्ट आता है। फिर 1920 में देखेंगे AITUC का गठन, ठीक है। 1920 में आप देखेंगे बहुत बड़ा कदम है ये 1920 में, क्योंकि पहली बार कोई संस्था बनाई गई मजदूरों के लिए, AITUC। इसका मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। मतलब कि तो ये चीज़ 1920 में होता है भारत में। उसके बाद 1926 में मजदूर संघ एक्ट आता है, मजदूर संघ अधिनियम आता है, मजदूरों के बारे में चर्चा होते हैं, मजदूरों का संघ बनता है। उसके बाद 1948 में आप देखेंगे मिनिमम वेज एक्ट। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो 1948 में आता है क्या आपका, 1948 में आपका आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। मतलब कि कितना कुछ क्षेत्रों में उनको कितना भत्ता मिले, कितना वेतन मिले, उस चीज़ की गारंटी दी जाती है वहाँ पे 1948 में जाके। उसके बाद 1962 में आप देखेंगे राष्ट्रीय श्रम आयोग बनता है, और इस आयोग की मतलब कि यही काम रहता है कि कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ जो प्रॉब्लम है, चाहे मजदूरों के साथ जो भी दिक्कतें हैं, उसको टैकल करे, उसके लिए क्या बनाए, कानून बनाए, उसके लिए सुझाव दे सरकार को, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारी चीज़ हो गए हैं। आज आर्टिकल आपको 23 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, ठीक है, 23, 24 मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी भी मजदूर से जो बेगारी या मतलब बंधुआ मजदूर के रूप में आप उसका काम नहीं ले सकते हैं। आप उसके लिए एक नियम है, कानून है, जो मजदूर एक्ट है, ठीक है, जो श्रम एक्ट है, उसके अंतर्गत कि आपको 8 घंटे काम करवाना है, या आप अगर ओवर वर्क भी लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ नहीं, ठीक है, उसके मर्जी के खिलाफ नहीं। 24 में ऐसे ही होता है। आर्टिकल 24 बोलता है कि बाल श्रम आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, बच्चों से जो है आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में चाहे मतलब कहीं भी, ओके। ये इस चीज़ का प्रावधान करता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि मौलिक अधिकार है ये, ठीक है, तो आपको अधिकार है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, हाँ। उसके अलावा मजदूरों के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद कुटीर उद्योगों का महत्व एवं उसकी उपयोगिता की बात करते हैं। तो इसका महत्व और उपयोगिता की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये मैं मिटाता हूँ, और जो कुटीर उद्योग जो है उसका महत्व आज भी क्यों है, मैं बात करूंगा कुटीर, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, ये डिबेट का विषय है कि कुटीर उद्योग रखा जाए या मशीनीकरण को ही अपना लिया जाए, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मशीनीकरण वो करते हैं तो आप जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, लोगों को बेरोजगार बनाएंगे, ठीक है, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, ठीक है, और एक मशीन जो है 5 लोगों का काम करेगा, ओके। ये ज़रूर है कि उत्पादकता बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, आपका निर्यात बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों के खाने पीने का और मतलब कि लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे तो उनका असंतोष फैलेगा तो सामाजिक परिस्थितियाँ जो हैं बिगड़ेंगी, और श्रम जो समाज विभाजन है एक तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कुटीर उद्योगों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है, कि ये संतुलन का सबसे बड़ा ये है, मतलब कि एक जरिया है। कुटीर उद्योग जो है सामाजिक संतुलन लाता है। सामाजिक संतुलन किस तरह लाता है, ठीक है। कुटीर उद्योग समाज में संतुलन लाता है, ठीक है। कुटीर उद्योग समाज में संतुलन लाता है, और इन्हीं का परिणाम है कि आज आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे तो कुटीर उद्योगों का जिक्र है, ठीक। तो महात्मा गांधी सबसे बड़े सपोर्टर इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जीने खाने के लिए क्या चाहिए, आपको जीने खाने के लिए चाहिए कि आप एक अपना मेहनत करें, स्वावलंबी बने। आज जो योजना चल रही है आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत आज आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आप गांधी जी का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, स्वावलंबी बनने का
जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का ही है। आज सरकार बोल रही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ हैं, ठीक है, जो चीज़ खास है, चाहे जो चीज़ आप बना सकते हैं उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको आप एक ब्रांड बना दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि कुटीर उद्योग का होना ज़रूरी है, मतलब कि घर घर जो हथकरघा उद्योग था पहले, या मतलब कि हैंडलूम्स थे, या मतलब कि लोग हाथों से जो कढ़ाई बुनाई करते थे वो कहीं ना कहीं लोग पसंद आते थे। ऐसा नहीं था निर्यात नहीं होता था, निर्यात उस समय भी होता था।